हेलो ऑल। तो अभी हम बात करेंगे मोनोबैक्टम्स के बारे में। तो मोनोबैक्टम्स जैसे कि हमने सारे के सारे बीटा लैक्टम्स देखे जो कि होते हैं हमारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो उनमें ही आते हैं मोनोबैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स कौन कौन से होते हैं? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम्स। तो हमने पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और कार्बापेनम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मोनोबैक्टम्स के बारे में। जैसे कि मैं हर चीज़ को एक पिक्चर से याद कराती हूँ, तो मोनोबैक्टम के लिए भी हमने एक पिक्चर जो है वो तैयार करी है। अब मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है अकेला। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है एक अकेला लड़का जिसका नाम है अजय। ठीक है, तो इस लड़के को हम बोलेंगे अजय है तेरा नाम। ठीक है, अजय है तेरा नाम, दिस वी आर गोइंग टू से दिस चैप। ठीक है, अब ये बंदा अकेला रहता है तो ये नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब ये अकेला रहेगा, नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। तो ये खाना रखा है तो ये कुछ खाता पीता भी नहीं है, इसका खाना भी ऐसे ही रखा रहता है। अब क्योंकि अकेला रहता है तो ये किसी के साथ झगड़ता भी नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ झगड़ता है और वो लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ये सिर्फ उनके साथ ही झगड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चला इसके बारे में? ये लड़का है जो अकेला रहता है, अकेला मतलब कि मोनो, इसका नाम क्या है? अजय। और ये क्या क्या काम करता है? एक तो ये कुछ खाता पीता नहीं है, एक ये नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है, और एक ये किसी के साथ झगड़ता नहीं है, सिर्फ ज़िद्दी लड़कों के साथ झगड़ता है, ज़िद्दी लोगों के साथ झगड़ता है। तो अब हम इससे याद करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोबैक्टम। अब ये कुछ खाता नहीं है, तो मोनोबैक्टम्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली। तो इस कैटेगरी में पूरी में मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही ड्रग है, दैट इज एज़ट्रियोनाम। अजय है तेरा नाम, अजय तेरा नाम, एज़ट्रियोनाम। सो ओनली ड्रग इन दिस ग्रुप इज एज़ट्रियोनाम। ये किसी के साथ झगड़ता नहीं है। डो नॉट शो क्रॉस एलर्जी एज इट डज नॉट हैव अ साइड रिंग। हमने देखा था जितने भी बीटा लैक्टम्स होते हैं उनमें एक ये बीटा लैक्टम रिंग होती है और एक साइड चेन होती है जो कि इनको एलर्जी वाली प्रॉपर्टी, ये सारी सारी प्रॉपर्टी दिलाता है। तो हमारा जो मोनोबैक्टम होता है उसमें सिर्फ बीटा रिंग ही होती है, इसमें सेकंड चेन नहीं होती, इसीलिए एक क्रॉस एलर्जी भी शो नहीं करता। ठीक है, तो ये किसी के साथ झगड़ता नहीं है। इट डज नॉट शो क्रॉस एलर्जी एट एज इट डज नॉट हैव अ साइड रिंग, इट डज नॉट हैव अ साइड रिंग। बाकी सारे के सारे जो हमारे बीटा लैक्टम्स होते हैं उनमें ये साइड रिंग होती है और सब में अलग अलग होती है। समटाइम्स इट शोज क्रॉस एलर्जी विद सेफ्टाजिडीम। क्यों? क्योंकि जो ज़िद्दी लोग होते हैं वो कभी कभी ही उनसे झगड़ता है, तो समटाइम्स इट शोज क्रॉस एलर्जी विद सेफ्टाजिडीम। जिद, जिद। ठीक है, और ये किसका शिकार हो गया? अकेला रह रह के नेगेटिविटी का शिकार हो गया। तो इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग सूडोमोनास। और एरोबिक भी होने चाहिए मोनोबैक्टम्स को एक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी लर्नड मोनोबैक्टम्स। नाउ वी विल बी कमिंग टू द वेनकोमाइसिन। वापस मैं ये बोलूँगी कि वेनकोमाइसिन भी हम वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने अपने सारे के सारे ड्रग्स याद किए हैं, विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर। सो दिस इज़ द पिक्चर फॉर वेनकोमाइसिन। ये है हमारी बड़ी सी लाल रंग की वैन। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है? ये जो हमारी वैन है ये कैसे कलर की है? रेड कलर की वैन है। अब ये बताओ, जिसके पास वैन होगी वो पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव चीज़ है? तुम्हारे पास एक वैन है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, ऑब्वियसली वैन तुम्हारे पास कुछ तो चीज़ है मतलब कि, तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। वैन रखना। ये वैन क्या कर रही है? हॉर्न बजा रही है हॉन्क हॉन्क करके। तो मतलब लोगों के कानों में इरिटेशन हो रही है, कानों के लिए टॉक्सिक सी है क्योंकि ये हॉर्न बजा रही है बिना बात के। फिर अब ये आदमी इसमें बैठा है, इस आदमी को टॉयलेट आ रहा है लेकिन ये टॉयलेट जा नहीं सकता क्योंकि वैन के अंदर टॉयलेट नहीं है। तो ये बेचारा अपना टॉयलेट रोक के बैठा है। फिर अब और क्या आता है? यहाँ पे इसने तवे के ऊपर ओरियो के बिस्किट रख रखे हैं और यहाँ पे ये तेल वाली, तेल दिख रहा है ना बहुत सारा तेल, ये तेल वाली दाल बना रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? वेनकोमाइसिन से हम याद रखेंगे वैन। वैन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसीलिए ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करता है। वैन जो होती है वो होंग होंग का हॉर्न बजा रही है तो कानों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये बंदा अपना टॉयलेट रोक के बैठा है तो किडनी के लिए भी टॉक्सिक है। यहाँ पे तवे पे ओरियो बन रहा है, तेल वाली दाल बन रही है, और वैन होना एक अच्छी बात है, सो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अब ये बताओ, ये
खाना इतना सारा खुद तो नहीं खा सकते क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में खाना है, तो क्या ये वेन खाएगी खाना? वेन तो खाना खा ही नहीं सकती क्योंकि वेन के पास तो मतलब मुंह ही नहीं है, तो वेन भी नहीं खा सकती खाना। सो दिस इज़ वेरी वियर्ड। तो अब देखते हैं, वेनकोमाइसिन मैंने बता ही दिया था, ये किससे बाइंड करता है? डी एलेनिन से बाइंड करता है। हमने देखा था ना, एल एलेनिन गेट कन्वर्टेड इनटू डी एलेनिन, तो ये डी एलेनिन से बाइंड करेगा और इनहिबिट करेगा ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को। क्यों? क्योंकि वेन इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो इट विल इनहिबिट ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम. So vancomycin is a glycopeptide and it is not effective orally. नॉट इफेक्टिव ऑरली क्यों? क्योंकि वेन थोड़ी खाएगी ये खाना, इतना सारा खाना बना दिया, तो इसीलिए वेनकोमाइसिन इज़ नॉट इफेक्टिव ऑरली. और वेन होना की अच्छी बात है, येस इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. सो वेनकोमाइसिन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब हमें अगर वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस लानी है तो हम क्या करेंगे? डी एलेनिन को डी लैक्टेट में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो डी एलेनिन जब डी लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा वेनकोमाइसिन डी एलेनिन से अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो वेनकोमाइसिन अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा, तो हमारा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट हो जाएगा. अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं. तो ये वेन जो है वो रेड कलर की है, तो जब भी हम आईवी रूट से अगर हम देते हैं उसको किसको? वेनकोमाइसिन को, तो ये हिस्टामीन रिलीज़ करता है. हिस्टामीन रिलीज़ होगा तो रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसको हम रेड नेक सिंड्रोम भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम प्री मेडिकेशन देते हैं पहले ही इस ड्रग को देने से पहले, दैट इज़ डाइफेन हाइड्रामीन विच इज़ H1 ब्लॉकर, जिससे कि हिस्टामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए और हिस्टामीन का रिलीज ना हो पाए. सो दिस कॉजेज रेडमैन सिंड्रोम, क्योंकि जो गाड़ी है वो रेड कलर की है. अब ये बंदा टॉयलेट रोक के बैठा हुआ है क्योंकि गाड़ी में टॉयलेट नहीं है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक है, हमारी किडनी के लिए टॉक्सिक है. साथ में हॉन्क हॉन्क का हॉर्न बजा रहा है, तो कानों में भी इरिटेशन मच रही है, तो ये ऑटोटॉक्सिक भी है एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास. नाउ लेट्स कम टू द इंडिकेशंस ऑफ वेनकोमाइसिन. तो वेनकोमाइसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA. दिस यू शुड नेवर फॉरगेट, क्योंकि मतलब ये तो कोई भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA. सो वेनकोमाइसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA. दिस यू हैव टू learn very nicely. So and it can also be used for pseudomembranous colitis, लेकिन pseudomembranous colitis के केस में इसका ओरल यूज़ होता है. हमने देखा था कि वेनकोमाइसिन इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली, बट इन केस ऑफ pseudomembranous colitis हम इसको ओरली देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इंटेस्टाइन को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन हमें इसका लोकल एक्शन चाहिए, क्योंकि हमें इसका एक्शन इंटेस्टाइन में चाहिए. हमें इंटेस्टाइन वाले एंटी माइक्रोब्स जो होते हैं वो मारने हैं. ठीक है, तो इंटेस्टाइन में ही रहेगा, इंटेस्टाइन वाले माइक्रोब्स को मारेगा, लोकल एक्शन दिखाएगा. तो इन केस ऑफ pseudomembranous colitis वी गिव ओरल वेनकोमाइसिन इन ऑर्डर टू अटेन अ लोकल एक्शन. ठीक है, लेकिन आजकल हम देते हैं फाइडेक्सोमाइसिन फॉर pseudomembranous colitis. फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ MRSA की अगर हम बात करें तो हम टॉपिकल म्यूपिरोसिन या बेसिट्रेसिन देते हैं. बेसिट्रेसिन जो होता है वो भी एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है. म्यूपिरोसिन इनहिबिट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ऑल दैट. अब हम आते हैं अदर ग्लाइकोपेप्टाइड्स पे. हमें पता है कि वेनकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड है, लेकिन उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम है. क्या है कि ये रेडमैन सिंड्रोम कर देती है. जब भी हम IV वेनकोमाइसिन देंगे तो हमें ये डाइफेनहाइड्रामीन देना ही पड़ेगा, मतलब कि रेडमैन सिंड्रोम के चांसेस है ही. तो इस वाली दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हम अलग अदर ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं. जो कि रेडमैन सिंड्रोम कोज नहीं करते और लॉन्गर एक्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू वेनकोमाइसिन. डिड यू अंडरस्टैंड कि अदर ग्लाइकोपेप्टाइड्स हमने क्यों यूज़ करे? क्योंकि ये रेडमैन सिंड्रोम करता था, तो हमने नए ग्लाइकोपेप्टाइड्स लेके आए हैं जो रेडमैन सिंड्रोम नहीं करते और लॉन्गर एक्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू वेनकोमाइसिन. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये बंदा क्या यूज़ कर रहा है. ओरियो ऑन तवा, तो ऑरिटावेंसिन. वेनकोमाइसिन तो ऑरिटा वेनकोमाइसिन, वेंसिन आ जाएगा सबके एंड में. तो ओरियो का तवा तो ऑरिटावेंसिन. ये दाल है तो डालबावेंसिन, और ये दाल के अंदर बहुत सारा तेल है तो टेलावेंसिन. तो हमारे हो जाएंगे ड्रग्स. ओरियो का तवा तो ऑरिटावेंसिन, दाल तो डालबावेंसिन. कौन सी दाल? तेल वाली दाल, तो टेलावेंसिन. और जो हमारी डालबावेंसिन होती है, दिस इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग दैट ग्लाइकोपेप्टाइड. ठीक है,
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा ओरिटावेंसिन और टेलावेंसिन का होता है, इसके डुअल एक्शन होते हैं। हमें पता ही है कि ये क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को तो इनहिबिट करते ही है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन ये डिसरप्ट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। दे डज नॉट लेट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड। तो ये डुअल मैकेनिज्म पे काम करते हैं हमारे ओरिटावेंसिन एंड टेलावेंसिन। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नॉर्मल सी चीज़ है दैट यू शुड नो। हमें पता है कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस के केस में हम पेनिसिलिन जी देते हैं अगर वो पेनिसिलिन जी सेंसिटिव होता है तो। लेकिन अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस आ गया तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें या तो फिर हम ये देंगे कि पेनिसिलिन के साथ साथ हम बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दे देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कॉन्डम ड्रग दे देंगे, जो कि इटसेल्फ उनका एक्शन होता है कि दे इनहिबिट द बीटा लैक्टामेज एंजाइम। ठीक है, तो PRSA के नहीं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए हम देते हैं पेनिसिलिनाइज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जो कि आता है कॉन्डम ड्रग, जैसे कि मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, नेफसिलिन, ये सब। ठीक है, लेकिन अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट भी हो गया है, कॉन्डम का M जो होता है इट स्टैंड फॉर मेथिसिलिन। सो अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस भी हो गया तो हमें पता ही है कि वेनकोमाइसिन देते हैं, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA इज वेनकोमाइसिन। लेकिन अगर वेनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट आ गया, वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस कैसे आएगा मैं बताती हूँ। जो हमारा डी एलानिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी लैक्टेट में। तो वेनकोमाइसिन डी एलानिन के साथ बाइंड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डी एलानिन हैज़ कन्वर्टेड इनटू डी लैक्टेट। सो इसीलिए वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस मतलब रेजिस्टेंस गेन कर लेगा अगेंस्ट वेनकोमाइसिन। तो अगर निमोनिया का केस है तो VRSA के केस में हम लाइनेजोलाइड देंगे, और अगर कोई और इन्फेक्शन है तो हम डेप्टोमाइसिन देंगे। अब देखो हम क्या याद करेंगे, VRSA मतलब कि वर्षा। तो वर्षा एक लड़की है जिसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन है, और वो उस लड़की के पीछे नहीं लड़कों की लंबी लाइन, वो उसके दुपट्टे के पीछे है। ठीक है, तो वर्षा के पीछे लड़कों की क्या है, लंबी लाइन है, तो लाइनेजोलाइड, VRSA वर्षा। और वो उसके पीछे नहीं उसकी उन लड़कों की लाइन, उसके दुपट्टे के पीछे है, तो डेप्टोमाइसिन, दुपट्टा डेप्टो। ठीक है, अब ये निमोनिया में हम क्यों अलग दे रहे हैं, सब में हम डेप्टोमाइसिन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि डेप्टोमाइसिन इज इनएक्टिवेटेड बाय लंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो सिर्फ निमोनिया में हम लाइनेजोलाइड देंगे, बाकी सब में डेप्टोमाइसिन देंगे। अब हम आ जाते हैं साइक्लोसीरिन पे। साइक्लोसीरिन हमने किसे याद करा था, साइकिल से याद करा था। इट इनहिबिट्स एलेनिन लाइगेज और एलेनिन रेसिमेज। तो साइकिल जो है वो स्टैटिक खड़ी है, तो साइक्लोसीरिन जो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। मैंने बोला था कि जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं ये, तो वो यूजुअली मतलब बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टम सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, क्योंकि वो डिसरप्ट कर देता है सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन साइक्लोसीरिन जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। साइकिल क्या है, स्टैटिक खड़ी है, तो इसीलिए साइक्लोसीरिन आर बैक्टीरियोस्टैटिक। इट इज़ यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, क्योंकि साइकिल के क्या होते हैं, 2 पहिए होते हैं, तो ये T और B, तो ये TB में काम आता है। और ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज सीजर एंड न्यूरोसाइकोसिस। ये हम कैसे याद करेंगे, जो साइकिल है वो जब चलेगी ना, जब दौड़ेगी तो वो सारे बंधन तोड़ देगी, सारे जितने भी बीच में बैरियर्स है वो सारे तोड़ देगी। तो हमारी साइक्लोसीरिन जो है वो इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली, तो इसीलिए सीजर कराएगी और न्यूरोसाइकोसिस कराएगी। और हमें पता है विटामिन B6 इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट इट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी। So this was all about all things that we studied till now. Thank you so much.